संध्या ट्रेन से अपने गांव लौट रही थी। वह खिड़की के पास बैठी कुछ सोच रही थी। उसके हाथ में एक पुराना बैग और चेहरे पर हल्की चिंता दिखाई दे रही थी। ट्रेन में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन सुरंग से बाहर निकलती है, अचानक यात्री चिल्लाने लगते हैं, अरे, लड़की कहाँ गई? अभी तो यहीं बैठी थी। किसी ने देखा नहीं कि वह कैसे गायब हुई। लेकिन उस लड़की का बैग वहीं रखा था। पर वह लड़की संध्या अब वहाँ पर नहीं थी। आखिर वह लड़की संध्या कहाँ गायब हो गई थी? सुरंग इतनी लंबी थी कि 4 से 5 मिनट ट्रेन को उस सुरंग से बाहर आने में लगते थे। लेकिन जब उस लड़की की सच्चाई सामने आई तो उसका पूरा परिवार हिलकर रह गया। रोज़ की तरह आज भी संध्या स्कूल से आते ही किचन में अपनी माँ के पास चली गई। अरे हटो माँ, मैं बना लेती हूँ खाना। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी माँ राधा कहने लगी, अभी तो स्कूल से आई है तो थक गई होगी, तू हाथ धोकर खाना खा ले। लेकिन उसने ज़बरदस्ती अपनी माँ को किचन से बाहर निकाला और जल्दी से रोटी बनाकर सबके लिए खाना लेकर आई। उसके पिता तो इस समय खेतों में काम कर रहे होते थे। घर पर उसका छोटा भाई रोहन और उसकी माँ होती। तीनों ने मिलकर खाना खाया। फिर खाना खाकर थोड़ी देर अपनी माँ से बातें करने बैठ गई। कहने लगी, माँ, मैं इस बार 10वीं की परीक्षा है, लेकिन इसके बाद मेरी पढ़ाई का क्या होगा? उसकी माँ राधा कहने लगी, बेटी, तुझे तो पता ही है, गांव में इससे आगे ना तो पढ़ाना ना पढ़ने का रिवाज है, और ना ही यहाँ कोई और स्कूल है। लेकिन राधा चेहरे पर चिंता लेकर अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहने लगी, लेकिन माँ, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी बेटी तो पढ़ लिख कर वकील बनना चाहती है। क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी? तुम पापा को समझाओ ना, वे मान जाएंगे। उस पर माँ कहती है, वह कब इनकार करते हैं। वह तो खुद चाहते हैं कि हमारी बेटी पढ़े लिखे और दुनिया में हमारा भी नाम रोशन करे। लेकिन ये सब तब होता ना, जब गांव में कोई अच्छा स्कूल होता। संध्या कहती है, तो माँ, मैं शहर जाकर पढ़ाई करूँगी ना। नहीं बिटिया, ना तो हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम इतनी पढ़ाई पर खर्चा कर सके, और ना ही हमारा माहौल है कि अकेली लड़की को हम शहर पढ़ाई के लिए भेजें। अपनी माँ का जवाब सुनकर संध्या खामोश हो गई। लेकिन वह अपने सपनों को उड़ान देना चाहती थी। वह बहुत कुछ करना चाहती थी। वह चाहती थी शाम को जब संध्या के बाबा लौट कर आए तो रात में राधा ने संध्या के पिता महेश से संध्या के बारे में बात करी। कहने लगी, जब संध्या 10वीं पास कर लेगी तो क्या हम उसको अब आगे नहीं पढ़ाएंगे? महेश कहने लगा, मजबूरी है, अब हम कर भी क्या सकते हैं। राधा कहने लगी, आज संध्या कह रही थी कि वे शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती है। तभी महेश ने उसको घूर कर देखा और बोला, क्या तुझे पता नहीं कि हम अपनी बेटियों को अकेले शहर तो क्या गांव में भी आसपास अकेले नहीं भेजा करते? फिर तो क्यों इतनी नासमझ बन रही है? और मान लो अगर उसको मैं शहर जाने भी दूं तो वह रोज़ रोज़ आना जाना करेगी। फिर इतना पैसा कहाँ से आएगा? शहर में तो मैं उसको अकेला रहने की इजाज़त कभी नहीं दे सकता। राधा कहने लगी, अगर संध्या अपने मामा के घर रह ले तो कैसा रहेगा जी? महेश कहने लगा, कोई 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, न जाने कितना समय लग जाए संध्या की पढ़ाई पूरी होने में। फिर भी तू कहती है तो अपने भाई से बात करके पूछ ले। अगर उसे संध्या को अपने पास रखने में कोई आपत्ति ना हो तो फिर हम सोच सकते हैं। पढ़ाई का खर्च हम खुद ही उठाएंगे, और बाकी थोड़ा बहुत लेन देन तो करना ही पड़ेगा। संध्या अपने बिस्तर पर लेटे लेटे अपने माता पिता की बातें चुपचाप सुन रही थी, और धीमे धीमे मुस्कान उसके चेहरे पर आ रही थी, क्योंकि उसे अपने सपने सच होते हुए नजर आ रहे थे। और फिर ऐसा ही हुआ। संध्या के मामा ने संध्या की 10वीं पास करने के बाद उसे अपने घर पर रख लिया। संध्या की मामी भी अच्छी थी। उनके 2 बच्चे थे। उन्होंने संध्या को बड़े प्यार से अपने पास रख लिया। जब भी संध्या का अपने घर आने का मन करता तो उसके मामा उसको ट्रेन में बिठा देते और फ़ोन करके महेश को कह देते। हालांकि महेश को इस बात पर एतराज़ था कि संध्या शहर से गांव अकेली आएगी तो गांव के लोग बातें बनाएंगे। लेकिन उसके मामा ने समझाया कि लोगों की बातों पर ध्यान ना दिया करो। लोगों का काम तो दूसरों की ज़िंदगी में झांकना और उनके बारे में बातें बनाना है। अब संध्या की ज़िंदगी बड़ी खुशी खुशी गुजर रही थी। उसने जो चाहा था उसे अपनी मंजिल पाने को वह रास्ता मिल गया था। ऐसे ही समय गुजरता रहा और संध्या ने वकालत पूरी कर ली थी।
बस अब उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। संध्या की माँ अक्सर कहती थी, ऐसा लगता है जैसे समय पंख लगाकर उड़ गया हो। लेकिन संध्या कहती, नहीं माँ, एक एक पल मैंने बड़ी मेहनत के साथ गुजारा है, इसीलिए मुझे अपनी ज़िंदगी के ये साल हमेशा याद रहेंगे। संध्या की ज़िंदगी में सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे उसने खुद प्लान किया था। हर एक साल वह अपनी योजना को पूरा होते हुए देख रही थी, यहाँ तक कि उसने वकालत की डिग्री हासिल कर ली। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा आया कि उसकी पूरी ज़िंदगी को झकझोर कर रख गया। संध्या के मामा का अपना एक गैराज था जिससे उन्हें बहुत अच्छी आमदनी होती थी। उनके 2 बच्चे थे, एक पत्नी थी और एक संध्या उनके परिवार में रहती थी। कभी कभी ऐसा होता कि संध्या की मामी संध्या को टिफ़िन देकर कहती कि रास्ते में अपने मामा को पकड़ाती जाना। उस दिन भी जब संध्या अपने मामा के गैराज पर गई तो उसने देखा कि मामा तो गैराज पर नहीं है। उसने कारीगर से पता किया तो उसने कहा कि अभी वह पास वाली दुकान पर गए हैं, आने ही वाले होंगे। संध्या ने सोचा, जब आई है तो क्यों ना अपने मामा से मिलती चले। आज संध्या को कुछ पैसों की भी ज़रूरत थी, क्योंकि उसके पिता जो उसको पैसे भेजते थे वह उसके पास ख़त्म हो गए थे। इसीलिए उसे कुछ रुपयों की ज़रूरत थी। उसने सोचा था कि वह अपने मामा से मांग लेगी। उसने कारीगर से दुकान का पता किया और दुकान की तरफ चल पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने दुकान में कदम रखा, उसके मामा किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। वह कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे जो संध्या को बिल्कुल भी सही नहीं लगी। यह एक नॉर्मल बातचीत नहीं थी। वह किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में थी। एक छोटे से गैराज चलाने वाला आखिर किस चीज़ को ख़रीदने की बात करेगा जो कि करोड़ों की कीमत रखती हो। संध्या को इस बात पर शक हुआ। अब उसने फैसला किया कि वह चुपचाप से अपने मामा की पूरी बात सुनने लगी। संध्या सोचने लगी कि कहीं उसके मामा किसी गलत काम में तो नहीं लगे हुए। वह अपने मामा की बात सुनते हुए अपने मन में सोच विचार भी कर रही थी कि अचानक उसके मामा की नज़र उस पर पड़ गई। संध्या हिचकिचाते हुए बोली कि मामा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। उसके मामा मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ बेटा, बता कितने पैसे चाहिए। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन, जो बात तूने अभी मुझे फ़ोन पर करते सुना है ना, वह तू अपनी मामी से ना कहना। वह क्या है ना, मैंने तेरी मामी को एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। मैं एक ज़मीन ख़रीद रहा हूँ, हालांकि उसकी कीमत करोड़ों रुपए में है, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर वह ख़रीद रहा हूँ। इसीलिए तू अपनी मामी से कुछ मत बताना। संध्या ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और मन ही मन सोचने लगी, मैं भी मामा के लिए क्या सोच बैठी थी। मैंने खामखा अपने इतने अच्छे मामा पर शक किया। उसने अपने मामा से पैसे लिए और वहाँ से चली गई। उसके मामा उसको दूर तक जाते हुए देखते रहे। दिवाली का त्यौहार आने वाला था, इसीलिए संध्या ने सोचा कि इस बार कम से कम 10-15 दिन अपने घर, अपने गांव, अपने माता पिता के साथ गुजार कर आएगी और अपने पुराने दिनों की यादें ताज़ा करेगी। इस बार वह खूब धूमधाम से दिवाली का त्यौहार मनाएगी, क्योंकि आने वाले समय में तो वे बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाएगी। अब वह वकील जो बन चुकी है, जब वह अपना काम संभालेगी तो बस वह पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ दूसरों की मदद करने में लग जाएगी। अगले दिन उसने अपने मामा और मामी से कहा कि मैं 2 दिन बाद गांव के लिए निकल रही हूँ। उसके मामा कहने लगे, अभी से दिवाली मनाने की तैयारी है क्या? घर में एक अच्छा माहौल था। मामा, मामी, उनके बच्चे और संध्या सभी एक साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। संध्या ने अपने मामा के बच्चों के लिए भी कुछ गिफ्ट्स खरीदे थे, इसीलिए वह सब बहुत खुश थे। इसके 2 दिन बाद संध्या अपने गांव के लिए निकल पड़ी। अपनी मामी और मामा से विदा लेकर वह स्टेशन पहुंची। जल्दी ही उसकी ट्रेन आ गई और वह आराम से अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। आज ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, इसीलिए उसका रिजर्वेशन वाला डब्बा भी खचाखच भरा हुआ था। जल्दी ही ट्रेन चलने लगी। संध्या अपने गांव लौट रही थी। वह खिड़की के पास बैठी कुछ सोच रही थी। उसके हाथ में एक लाल रंग का बैग और चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। ट्रेन में सब कुछ सामान्य चल रहा था। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से भाग रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद ट्रेन सामने बनी सुरंग में घुसती है और जैसे ही ट्रेन सुरंग से बाहर निकलती है,
अचानक यात्री चिल्लाने लगते हैं, अरे वह लड़की कहाँ गई? अभी तो यहीं बैठी थी। किसी ने उसको कहीं जाते हुए भी नहीं देखा। किसी को नहीं पता कि वह कैसे गायब हुई, लेकिन उसका बैग वहीं पर रखा था। पर वह लड़की अब वहाँ पर नहीं थी। आखिर संध्या कहाँ गायब हो गई थी? सुरंग इतनी लंबी थी कि 4 से 5 मिनट ट्रेन को सुरंग से बाहर आने में लगते थे। जल्दी ही किसी यात्री ने ट्रेन की चैन खींची और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक भीड़ इकट्ठा हो गई और सभी रेलवे के अधिकारी और पुलिस के साथ वहाँ पहुँचे। पुलिस ने संध्या के बैग की जांच की तो उसमें रखे मोबाइल फ़ोन और अन्य कागज़ों द्वारा उससे घर का पता और फ़ोन नंबर लेकर संध्या के परिवार को खबर दी गई। उसके माता पिता और भाई ट्रेन से आगे वाले स्टेशन पर पहुंच चुके थे। हर कोई तरह तरह की बातें करने लगा था, लेकिन सभी इस तरह संध्या के गायब होने पर हैरान थे, खासकर उसके साथ सफ़र कर रहे उस डब्बे के यात्री। गांव में भी ये बात आग की तरह फैल गई थी और जो लड़कियों को अकेले आने जाने के विरोधी थे, उन्हें अब खुलकर बातें करने का मौका मिल गया था। महेश और राधा का रो रो कर बुरा हाल था। उधर मामा और मामी भी बहुत परेशान थे। संध्या के मामा ने पुलिस स्टेशन आकर एक मोटी रकम देने की पेशकश भी कर दी थी, लेकिन पुलिस वालों ने अपनी ईमानदारी दिखाई और पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। संध्या को गायब हुए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला था। संध्या की माँ के पास पड़ोस की औरतें इकट्ठा थी और उसकी को हिम्मत दिला रही थी, पर राधा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। महेश भी खामोशी से एक तरफ बैठा सोचों में गुम था। तभी एक लड़का लगभग 12-13 साल की उम्र का बाहर से भागा हुआ आया और महेश से बोला, चाचा चाचा, मंदिर के बाहर तो देखिए। महेश ने सोचा ये ऐसे ही कुछ बोल रहा है। महेश ऐसे ही बैठा रहा। वह लड़का बुरी तरह हाँफ रहा था। चाचा मेरे साथ चलिए जल्दी, संध्या दीदी मंदिर के पास बेहोश पड़ी है। ये सुनते ही महेश और कुछ लोग मंदिर की तरफ दौड़े। उन्होंने देखा सचमुच में राधा मंदिर की पैड़ियों पर बेहोश पड़ी हुई है। वहाँ पर कुछ लोग पहले से ही इकट्ठा थे। महेश ने जल्दी से संध्या को होश दिलाया, उसको पानी पिलाया। संध्या भी पूरी तरह से जाग नहीं पाई थी। पहले उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, कुछ दवाइयाँ दी गईं। लगभग 1 से 2 घंटे के बाद जब वह पूरी तरह से ठीक हो गई, तभी उससे पूछताछ शुरू हुई। पुलिस तो पहले ही मौके पर पहुंच चुकी थी। संध्या का अचानक से इस तरह मंदिर की पैड़ियों पर मिलना एक बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला मामला बन गया था। लोगों के मुंह तो अब भी बंद नहीं हो रहे थे। संध्या से पूछताछ के बाद जो राज उसने बताया, उसे सुनते ही महेश और राधा के पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी। संध्या ने बताया कि जब वह ट्रेन से सफ़र कर रही थी, वह बहुत खुश थी। तभी उसकी नज़र दूर एक सीट पर बैठे एक आदमी पर पड़ी, जो लगातार उसको घूरे जा रहा था। संध्या के लिए यह बात अजीब नहीं थी, क्योंकि अक्सर सफ़र के बीच में ऐसे जाहिल लोग होते हैं जो लड़कियों को आंखें फाड़े ताकते रहते हैं। संध्या ने भी उसे इसी तरह से समझा और फिर वह खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गई। जब 1 घंटा गुजर गया, 1 घंटे बाद भी वह आदमी उसी तरह संध्या को देख रहा था और तभी ट्रेन सुरंग के अंदर से गुजरी और उसी समय किसी ने अंधेरे का फ़ायदा उठाकर संध्या के मुंह पर टाइट कपड़ा ढांककर, इतना टाइट कि संध्या की आवाज़ भी बाहर नहीं आ सकी, और उसे खींचते हुए ट्रेन से दरवाजे तक ले गए। उस समय तक संध्या बेहोश हो चुकी थी। उसके बाद जैसे ही ट्रेन रुकी, किसी तरह छुपते छुपाते उन्होंने संध्या को ट्रेन से नीचे उतारा और फिर एक जगह संध्या को बंधक बनाकर रखा। संध्या बोलती जा रही थी और रोती जा रही थी। धीरे धीरे सच्चाई खुल रही थी। पूरा गांव उस समय वहां इकट्ठा था और पुलिस के बड़े अधिकारी भी वहां मौजूद थे। सभी संध्या से पूरी सच्चाई सुनने के लिए बेचैन थे, लेकिन एक इंसान ऐसा था जो कि संध्या के सच बोलने पर आपत्ति जता रहा था। वह बार बार यही कहता था कि बेचारी अभी अभी तो सदमे से बाहर आई है, कम से कम इसे कुछ देर आराम तो करने दो, इसके बाद कुछ पूछताछ कर लेना। संध्या बहुत डरी हुई थी। वह बार बार पुलिस से यही कहती कि अगर मैं आपको सारी सच्चाई बता दूं, तो मेरे परिवार को कोई नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि दोबारा फिर मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ यह सब हो जो मेरे साथ हुआ। दरोगा जी ने संध्या को विश्वास दिलाया और हिम्मत दिलाई।
उसे भरोसा दिया कि तुम बेफिक्र होकर सारी बात हमसे कह सकती हो। यह सुनते ही वह आदमी वहाँ से पीछे हटने लगा। तभी संध्या ने उस आदमी की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया कि यही गुनाहगार है। उस आदमी की तरफ संध्या को उंगली उठाते देख वहाँ खड़े सबके सब लोगों की आंखें फटे रह गईं। महेश ने तो अपनी बेटी को यहाँ तक कहा, क्या तू होश में है? तू किस पर उंगली उठा रही है? संध्या ने रोते हुए कहा, हाँ बाबा, मैं सच कह रही हूँ कि मामा ने ही मुझे अगवा कराया था। यह काम इन्हीं का है। मामा को तभी गिरफ्तार कर लिया गया। जांच और परिवार के सवालों के बाद धीरे धीरे करके संध्या ने हर एक राज के ऊपर से पर्दा हटाए कि संध्या ने किसी बड़े राज को देखा था। उसने बताया कि दरअसल एक दिन मैंने मामा को फ़ोन पर किसी से बात करते सुना तो मुझे शक हुआ कि मामा किसी गलत काम में लगे हुए हैं। फिर मैंने एक दिन उनका पीछा किया तो देखा कि मामा ने एक दुकान में कुछ गैर कानूनी हथियार छुपाए हुए हैं और वह इसको मोटी रकम लेकर बेचते हैं। लेकिन मैं फिर भी चुप रही क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अपनी ज़बान खोलूँगी तो इसका मुझे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन शायद मामा को मुझ पर शक हो गया था और उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए मुझे अपने आदमी बेचकर मुझे ट्रेन से ही उठा लिया। तीसरे दिन ये मुझे गाड़ी में डालकर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उस आदमी का फ़ोन गाड़ी में रखा था और उस पर किसी का फ़ोन आ रहा था। तो वह नंबर मैंने देख लिया। मामा का नंबर मैं अच्छे से पहचानती थी। बस मुझे तब ही सारी बात समझ आ गई कि मेरा शक सही था और मैं आज यहाँ अपने मामा के कारण ही हूँ। जब वह लोग मुझे ले जा रहे थे तब मैंने पहचान लिया था कि ये तो मेरे गांव का ही रास्ता है। बस उसी समय मैंने ठान लिया कि किसी भी तरह अब यहाँ से बचकर निकलना है। मैं 3 दिन से भूखी थी। मैंने पानी तक नहीं पिया था। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने खुद को हिम्मत दी और सोच लिया कि बस यही एक पल है, मुझे यहाँ से किसी भी तरह निकलना है। वह एक सुनसान रास्ता था। वह दोनों गाड़ी से बाहर खड़े कुछ बातें कर रहे थे। मैंने मौका देखकर धीरे से गाड़ी से उतरकर मैं वहाँ से जंगल की तरफ भाग गई और मैं तब तक भागती रही जब तक कि मैं अपने गांव के अंदर नहीं आ गई। मैं मंदिर में छुप गई थी क्योंकि रात हो चुकी थी। रात में चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। सिर्फ मंदिर का दरवाज़ा खुला हुआ था। सुबह होते ही मैं मंदिर से बाहर आ रही थी कि मुझे बहुत ज़ोर का चक्कर आया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। महेश ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर उसके बाद संध्या को अपने घर ले गए। संध्या अपनी माँ से मिलकर बहुत रोई, लेकिन उसे अब इस बात की तसल्ली थी कि वह अपनों के बीच अपने माता पिता के पास सुरक्षित है। उधर दूसरी तरफ उसके मामा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और कहा कि मैं अपनी भांजी को डराने के लिए यह सब कर रहा था, जिसे यह मेरा राज खोल न दे। अगर ये किसी से भी कह देती तो मेरा हंसता खेलता परिवार बिखर जाता। मैं अपनी भांजी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन फिर भी उसके मामा को कई साल की कैद की सज़ा मिली। वह सिर्फ कानून का ही मुजरिम नहीं था, वह अपनी बहन और अपनी भांजी और अपने परिवार के भरोसे को तोड़ने का भी मुजरिम था। संध्या की मामी ने राधा और महेश से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, यहाँ तक कि संध्या के आगे भी हाथ जोड़े। लेकिन अब संध्या उनके साथ वापस नहीं गई, पर उसने अपनी हासिल की गई काबिलियत को यूं ही बर्बाद नहीं जाने दिया। वह अपने माता पिता के साथ शहर में ही जाकर बस गई और अपनी 3 साल तक लगातार अच्छी प्रैक्टिस के बाद वह एक बहुत काबिल और मशहूर वकील बनी। इसके चर्चे चारों तरफ थे। अक्सर वह गरीबों के केस फ्री में ही लड़ती थी और उनको न्याय दिलाती। लोगों की दुआओं ने उसको दुनिया में ही नहीं, लोगों के दिलों में भी राज कराया। गांव के लोग अब संध्या और उसके माता पिता की तारीफ करते नहीं थकते थे। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी अपने रिश्ते ही विश्वास तोड़ देते हैं। रिश्ता कोई भी हो, आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास करना सही नहीं होता, क्योंकि हम नहीं जानते सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। बुरे कर्म का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, जैसा कि संध्या के मामा को मिला। कुछ पैसों के लालच में अंत में उन्हें जेल की सलाखें मिली। तो हमारी इस कहानी का एक भी शब्द अगर आपके दिल को छू गया हो
या आपको इस कहानी में कुछ भी कमी नज़र आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। हमें आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो मेरे पहले सब्सक्राइबर हैं उन सभी से भी निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरी वीडियोज़ को पूरा देखें और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कहानियों के इस सफ़र में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे ऐसी ही सीख देने वाली कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।